हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ बचे हुए पार्ट्स को, जो हम लोग इसके पहले पार्ट 3 में क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सारे टॉपिकों को क्लियर करें इस वीडियो में, समझेगा मजेदार वीडियो होने वाला है। बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे क्या ये कहता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को समझना क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देते रहिएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज इस वीडियो में फ्रेंड्स, पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इसका बीमा, इसका मात्रक, है ना, इसका कुछ नोट्स पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पे। और हम लोग सीखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में और इसका गुण को सीखेंगे। और एग्जाम में सवाल कुछ आते हैं तो इससे भी समझेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कशन होने वाला है पूरी इस क्लास में, इसलिए क्लास को अंत तक बस अटेंड करें। ठीक है, मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आगे विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो यदि मैं बता दूं दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ विद्युत जब भी वर्ड आएगा तो वहाँ ये समझिए कि विद्युत का मतलब चार्ज। जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़िएगा वहाँ पे यदि विद्युत का मतलब होगा तो क्या होगा, चार्ज होगा, सीधा सा। और चार्ज में कैसा चार्ज, स्टैटिक मतलब स्थिर, विराम, रेस्ट में, है ना। तो इसका भी नाम ही छिपा विद्युत द्विध्रुव। मतलब विद्युत का मतलब चार्ज, और द्वि मतलब दो, है ना, और ध्रुव मतलब कोई डायरेक्शन में रहेगा, है ना। ध्रुव का मतलब डायरेक्शन होता है, ठीक है, डाइपोल का मतलब डायरेक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों ना, आपका दो चार्ज होंगे। कैसे चार्ज होंगे, समान प्रकृति के, है ना। और तो यदि मान लीजिए तो कोई भी दो चार्ज, मैं ऐसे आपको बताता हूँ, मान लीजिए कोई भी चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, मान लीजिए आर डिस्टेंस है। तो ये जो व्यवस्था कहलाएगा ना, इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। मैंने क्या बोला, जब भी कोई समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, बहुत ही कम दूरी पे स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था, अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मैंने प्लस क्यू दोनों को रख दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम आर है, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहला लेगा, विद्युत द्विध्रुव कहला लेगा। हो जाएगा। तो एग्जाम में डिफरेंशियल आते रहता है, तो बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स, विद्युत द्विध्रुव। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। मैंने क्या बोला कि जब कोई, देखिए डिफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो डिफिनेशन से आपका कंसेप्ट पता चलेगा क्या बोलता है क्या ये नहीं है। जब कोई समान प्रकृति का मतलब दोनों सेम चार्ज वाला, यदि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, दोनों निगेटिव तो दोनों निगेटिव, है ना। जब कोई समान प्रकृति का दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कैसे, अल्प दूरी, मतलब डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, अल्प दूरी, या हमारे इसके बीच का डिस्टेंस आपका एल है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। समझ में आया। और दोस्तों ये जब तक आपको विद्युत द्विध्रुव समझ नहीं आएगा, आपको इस चैप्टर का आगे कुछ में आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग आगे बहुत बड़ा डेरिवेशन को सिद्ध करेंगे। डेरिवेशन क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, किसी भी स्थिति में विद्युत की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो वहाँ आपको ये काम करेगा। तो ये समझ आया विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कोई भी दो बिंदु आवेश रहेगा समान प्रकृति का, यदि उसका बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो वो क्या, जो अरेंजमेंट होगा, पूरा व्यवस्था जो होगा, तो क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। अब इसी से मिलता जुलता कुछ एक और हमारा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आघूर्ण लग गया है तो भाई कुछ तो इसमें तो डिफरेंस हो जाएगा ना। इसको बोलते हैं क्या पता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। जब केमिस्ट्री पढ़ना है, क्लास 11 से पढ़े होंगे आप लोग, है ना। मीथेन का जीरो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो होता है, इसे पढ़ना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। इसका डेवाई यूनिट होता है, जो डेवाई साहब एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे रखा गया था।
उसे पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे अलग कुछ चीज़ है। यहाँ पे अलग क्या है, देखिए ये भी दोस्तों जस्ट ऐसा ही है। तो ये दोस्तों क्या कहता है ना कि विद्युत द्विध्रुव का तो जस्ट ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस क्यू है और यहाँ पे एक प्लस क्यू है, तो अब बीच का मान लीजिए डिस्टेंस आपका एल है। तो ये भी दोस्तों ये भी कहता है कि जब भी कोई समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश हैं और उनके आवेश के बीच का दूरी और एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस वही एक आवेश और उनके बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। आघूर्ण का मतलब मोमेंट है ना। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ओ मान लीजिए यहाँ पे है, ओ है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस एल है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है। तो क्या बोलता है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण पी से डिनोट करते हैं। तो पी क्या बोलता है कि कोई एक आवेश तथा उन आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो कोई एक आवेश क्यू ले लिया और उन आवेशों के बीच के दूरी का गुणनफल, तो मैंने यहाँ से दोनों का निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये दोनों आवेश के बीच का, तो यहाँ से एल एल हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो P बराबर 2QL आ जाता है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आ जाता है। क्या बोला, क्या बोलता है कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश Q तथा उन आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका डिफिनेशन, क्या लिखूंगा मैं, क्या इसका डिफिनेशन लिखूंगा, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस में कोई एक आवेश का मैग्नीट्यूड लिख देना है, क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों समान प्रकृति का होगा ना, ये भी 10 कूलम ये भी 10 कूलम ही होगा। गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, P द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका तो ऐसा यूनिट देखा जाए तो आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, Q मतलब कूलम होता है, Q मतलब आवेश, आवेश का यूनिट चार्ज, चार्ज यानी कि कूलम होता है ना, चार्ज का यूनिट कूलम होता है ना, और L मतलब लंबाई, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, कूलम मीटर, गुना करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट करके, यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट डाल सकता हूँ, क्या क्या मैं डालूंगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, क्योंकि एग्जाम में आपको आते रहता है, ठीक है, इसका पूछ देता है का एसआई मात्रक या सिर्फ मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको दिखते ना हो, जड़ से ही हटा देता हूँ कंफ्यूजन को। कूलम मीटर, बच्चा सोचता है सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर नहीं, कूलम होता है। अब भाई इसका नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या आता है, इसका बीमा क्या होगा भाई, देखिए तो हम सब जानते हैं कि Q2QL है ना भाई, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, P बराबर 2QL, और चूंकि Q यानी चार्ज, चार्ज का बीमा क्या होता है AT, और L यानी कि लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है L, गुना करिए तो क्या आ जाएगा LTA। तो LTA किसका बीमा होता है, विद्युत द्विध्रुव का। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है, क्या है दोस्तों, LTA होता है, LTA। ये बोर्ड एग्जाम में वाले आते रहता है, बोर्ड वाला, बोर्ड एग्जाम में हमेशा, फाइनल बोर्ड, ठीक है, फाइनल बोर्ड वाला LTA, स्कूल का नहीं, तो उसमें ये पूछता है LTA किसका बीमा होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और सबसे बड़ा बात मैंने आपको छोड़ दिया हूँ बताना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है,
तो ये सदिश राशि है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पी वेक्टर होता है, पी वेक्टर बराबर 2QL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यह एक सदिश राशि है। इस समय मैं ज़्यादा ही नोट्स पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूँ ना ताकि आपको एग्जाम वक्त ना MCQ यहीं से बनता है। सदिश राशि है ना, वो पूछा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, सदिश राशि है ना। कोई दिक्कत क्लियर हो गया तो इसको नोट करिए ताकि एग्जाम में आपको आए तो बन जाए। इस तरह कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसका हम न्यूमेरिकल भी इस पर सोल्व करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल, पहले कंसेप्ट को जान लेते हैं। इसको नोट करिए फिर ताकि हमें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एवं इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आता टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत सुंदर सा है, समझिए क्या कहता है। ये बोलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसपे कोई एकांक स्वतंत्र धनावेश गमन करता है। मान लीजिए आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके कोई एक ऐसा लाइन खींच दिए, मैंने कैसा लाइन जो वक्र होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, है ना, कोई एंगल पे होना चाहिए, निष्कोण मतलब कि समझे ना, निष्कोण, कोई ऐसा लाइन होना चाहिए, वक्र होना चाहिए जिसपे क्या होता है कोई एकांक स्वतंत्र धनावेश गमन करता हो। जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन खींच दिया, ठीक है, ये उसमें क्या बोलता है, इस बात क्या बोलता है कि इसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है। देखिए अब मान लीजिए कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में गया लाइन में, वहां पे मान लीजिए लाइन खींच दिया ऐसे ऐसे, मैंने विद्युत क्षेत्र में है ना, ये है, मैंने ऐसे खींच दिया, मैं ऐसे खींच दिया, ये हमारे यहाँ पे प्लस Q चार्ज है ना। तो हम सब जानते हैं ये चार्ज है दोस्तों, तो इसका कुछ ना कुछ कहीं एरिया तक इसका क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होगा। अब विद्युत क्षेत्र में क्या हुआ, ये क्या हुआ, रेखा खींचा गया जिसपे क्या होगा कोई स्वतंत्र धनावेश गमन करते रहेगा, है ना। और दोस्तों ये कहीं भी रेखा पे जब स्पर्श रेखा से टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट वो आपको डायरेक्शन को बताता है, वहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा। अब समझिए हम लोग, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आता है, 3 कंडीशन आते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं 10 वाले। कोई बोल रहा है कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होते हैं, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होते हैं, और एक धन और एक ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होते हैं आपको दर्शाना रहता है। देखिए जब भी दोस्तों आपको कोई प्लस Q चार्ज रहेगा ना, तो उससे दोस्तों क्या होता है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ना वो बाहर की ओर निकलते रहते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे समझिए ना, कोई अमीर व्यक्ति रहता है तो क्या होता है, अमीर व्यक्ति ज़्यादा खर्चा करता है, यानी उसके घर से पैसा क्या होता है, खर्चा होते रहता है। लेकिन गरीब जो रहते हैं क्या करते हैं, वो उपार्जन करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका इनकम बढ़ाना रहता है ना, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, तो उनमें आना आता है ना इनकम, और वो आउटकम होता है। गरीब में क्या होता है, आउटकम बाहर जाते रहता है, कुछ ज़्यादा पैसा है इसके पास तो बाहर जाते रहेगा, प्लस Q है, ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा बाहर जाना चाहेगा, है ना। तो यहाँ से ये क्या होगा, प्लस ये बाहर आएगा रेखाएं, ये भी बाहर आएंगे, ये भी बाहर आएंगे, ये भी बाहर आएंगे, इस सारा जो रेखाएं हैं ना विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये सारा आपका बाहर जाते रहेगा, बस में ये सारा बाहर जाते रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं का दिशा कैसा होता है, बाहर की ओर। और वही दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस Q चार्ज ले लूँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं ना सारा अंदर की ओर आते रहेंगे, सारा क्या होगा आपका अंदर की ओर आते रहेंगे। किसके कारण, ये ऋण आवेश के कारण, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो माइनस क्या करता है, सब जानते हैं माइनस क्या करता है, ग्रहण करता है, और धन आवेश क्या करता है, देता है, देता मतलब ये बाहर जा रहा है सब। और दोस्तों ये तो कंडीशन हो गया पहला, ये सेकेंड। अब थर्ड कंडीशन क्या आता है कि मान लीजिए 2 आवेश है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब वहां से कैसा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे। देखिए मान लीजिए प्लस Q चार्ज है और ये आपका माइनस Q चार्ज है, तो हम सब जानते हैं कि प्लस Q से क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलते हैं, है ना। देखिए तो यहां से बाहर निकलते रहेगा, इसका बाहर निकल रहा है, और ऋण आवेश क्या करता है तो ग्रहण करता है। तो इसमें सब इस सारे रेखाएं इसमें क्या हो गए आपको आते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आते रहेंगे मतलब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ प्लस Q है ना, तो सारा क्या होगा बाहर जाता रहेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर क्यों रहेगा,
इसका डायरेक्शन ऊपर क्यों रहेगा, इसका ऊपर क्यों रहेगा, बाहर क्यों रहेगा। और माइनस है ना, मतलब क्या ग्रहण करेगा, मतलब यहाँ सब क्या रहेगा, अंदर आते जाएगा, यहाँ सब आपका अंदर आते जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ये कंडीशन आया कि ऐसे इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। और दोस्तों मैंने यही बात बोला हूँ कि कहीं भी यदि हम इसके किसी भी बिंदु पर पॉइंट पे यदि रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, तो क्या विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन को बताएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींचता हूँ, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट जो खींचेंगे, ये जो पॉइंट जो बताएगा ये डायरेक्शन यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे जिस पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन, कि वहाँ पे डायरेक्शन कैसा है। समझ बात को, यही मेन बात है यहाँ पे। मेन बात समझाया, मेन बात ये है कि मतलब क्या हुआ था, ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या हम लोग को करना है भाई, यही तो हो गया। अब इसका कुछ गुण देखना कि इसका गुण क्या क्या होता है भाई, है ना। गुण आप देख सकते हो दोस्तों, देखिए दोस्तों गुण में क्या क्या हुआ, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा कभी दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, कभी नहीं काट सकता। क्यों, दोस्तों काटेगा, मान लीजिए दो रेखा ऐसे ऐसे काट दिया, तो जब मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचूंगा, टेंजेंट यहाँ पे, तो इस तरह से, फिर मैं यहाँ टेंजेंट दो तरह से, तो कहीं बताए दोस्तों एक बिंदु पे कभी दो डायरेक्शन हो सकता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं का, नहीं। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं काटते। मैंने क्या बोला, देखिए मान लीजिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काटेंगे, तो काटेंगे जिस पॉइंट पे, तब वहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं उस रेखा पे किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचेंगे तो डायरेक्शन को बताएगा। तो यदि यहाँ पे काटा है, मैं डायरेक्ट खींचूंगा टेंजेंट, तो डायरेक्शन को बताएगा। फिर इसी पॉइंट पे एक और में दो रेखा है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा दो खींचे, तो एक और खींचेंगे, तो कहीं बताइए तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं है, नहीं ना। एक पॉइंट पे किसी भी दो क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए पहला प्रॉपर्टी ये आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं एक बंद होते हैं, बंद पास लूप की तरह निर्माण करते हैं। देखिए बंद है, खुला नहीं है, ये आपका बंद है ना। तीसरा क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं, यदि देखा जाए जहां पे यदि विद्युत क्षेत्र रेखा नजदीक है वहां पे बल ज्यादा लगता है, आकर्षण का बल। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नजदीक है तो बल यहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। यदि यहाँ पे कम है मतलब यहाँ पे कम लगेगा फोर्स। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक होंगे वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, वहाँ पे ज़्यादा चार्ज मूव करते रहेगा, है ना। समझ बात को। और जहाँ पे दूर दूर रहेंगे वहाँ पे कम रहेगा बल, वहाँ पे लगेगा। तो यही आपका प्रॉपर्टी होता है, कभी काटते भी नहीं एक दूसरे को, ठीक है। और धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं का डायरेक्शन ऊपर बाहर की ओर होता है, निकलते हैं, और ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आते हैं। ये सब आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। इसको नोट करिए ताकि मैं प्रॉपर्टीज को लिखा देता हूँ, ताकि आप राइट डाउन कर लेंगे, आपका नोट्स बन जाएगा एक। इसको नोट करिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे यही चीज लिखा हूँ कि गुण इसका लिखा हूँ, प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो पहला प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि ये रेखा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समा जाती है या प्रवेश कर जाती है। तो मैंने अभी इसका फिगर से दिखाया था कि पॉजिटिवली चार्ज से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, है ना, बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और सेकंड क्या बोलता है, और ऋण आवेश में क्या होता है, प्रवेश करता है ना। सेकंड क्या कहता है पॉइंट इसमें, बोलता है कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मैंने देखा था कि कभी दूसरे को काट रहा था, नहीं काट रहा था, न काट रहा था न टच कर रहा था, याद करिएगा, टच भी नहीं कर रहा था न काट रहा था। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण हुआ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि ये रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो रेखाएं होता है अपने लंबाई के परपेंडिकुलर देखा जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, खेलते हैं एक दूसरे को, रिपल्सन होता है इन दोनों के बीच, है ना। चौथा रूल क्या कहता है कि इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा टेंजेंट उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ बताता है, जब हम लोग किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पे किसी पॉइंट पे जब हम लोग टेंजेंट खींचें, एक स्पर्श लाइन खींचेंगे, तो वो क्या बताएगा, जो लाइन खींचेंगे वो क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। पांचवा, जहां पर ये रेखाएं घनी होती, मतलब नजदीक नजदीक सघन आस पास, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब वहां पर स्ट्रांग होता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां पे दूर दूर होता है वहां पे दुर्बल होता है ना। तो ये आपका ओवरऑल 5 जो था प्रॉपर्टीज था, इसका याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको दे देगा, बोल देगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इसके गुण का वर्णन करें या गुण को लिखें। तो
तो आपको लिखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। अब ये सब जानेंगे फ्रेंड्स, हम इस थ्योरी पार्ट हम लोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे क्या पता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, लेक्चर नंबर 5 में, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ताकि आगे चल के जो क्लास में ये सब टर्म्स आए तो आपको ये सब टर्म्स से दिक्कत ना हो, ऐसा लगे कि नहीं नया नया है, आपको लगे कि नहीं पढ़ा हूँ मैं, जानता हूँ, है ना। सो नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, जबरदस्त था, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पहली बार होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहता हूँ। और साथ साथ मैं क्लास 10th 11th और 12th तीनों सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके पहले का यदि पार्ट नहीं देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का तो देख सकते हैं, मैं डाला गया है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट से बताया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।